हम पेपर सोल्व करेंगे 9 दिसंबर 2018। ठीक है, आपको सबसे पहले जो ये मैं इसलिए पढ़वाता हूँ ताकि सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएं, है ना। जो थ्योरी वगैरह है ये रोज पढ़नी है 10 मिनट, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। शब्दार्थ ये अवसर नहीं लगाने, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं बार बार आपको रोज पढ़वाता हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में विस्मरण ना कर दें उन चीजों को। विस्मरण मतलब भूल ना जाए। ठीक है, तो चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं शिखर एकेडमी का यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं हम साइकोलॉजी की इस वीडियो को। ये 30 क्वेश्चन रहेगा 9 दिसंबर 2018 के। कुछ क्वेश्चन आज होंगे, कुछ क्वेश्चन कल और कुछ क्वेश्चन परसों। स्पीड थोड़ी कम रहेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। क्यों? क्योंकि सीखना है। अगर कम स्पीड में सीखेंगे तो बेस्ट सीखेंगे, ज़्यादा स्पीड में सीखेंगे तो सीखना भी ऐसा ही और ना सीखना भी ऐसा ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब देखिए जरा, करने का तरीका वही रहेगा। यह है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बात समझे हैं। शिक्षक को इन 4 ऑप्शन में से क्या करना चाहिए अपनी क्लास में, ये वो जानना चाहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अब यहाँ आराम का मतलब क्या है? यहाँ बच्चों को आराम का मतलब ये नहीं है कि उनके लिए बिस्तर लगा दिया और बच्चों को सोना है, यही वाली चीज आपको समझनी थी। आराम का मतलब यहाँ है कि बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट करना जहां बच्चे एक दूसरे से बात कर सके, घर की नहीं, टॉपिक से संबंधित एक दूसरे से बात कर सके, क्योंकि चर्चाओं से हम ज्यादा सीखते हैं। बात समझे? आराम का क्या मतलब है? एक ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट करना जहां पर बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो हम चर्चा करके तो ज्यादा सीखेंगे ना। अब ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन अभी हमें कम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। सेकंड, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। अब 2 चीजों से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, बड़े ध्यान से समझना। उसने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना। क्यों? और कोई भूमिका नहीं है, केवल अनुशासन ही बनाना है शिक्षक को। एक तो टेक्निकल पॉइंट ही है कि जहां पर भी अनुशासन आएगा वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। समझे हैं? अब गलत क्यों होगा ये समझ लो। उसने जोर दे दिया इस ऑप्शन पे। केवल एक, हमेशा एक बात याद रखना ही है आपको कि अगर कोई ऑप्शन एक तरफा बात करे तो वो गलत होगा। हमेशा रोज मैं आपको यही बात बता रहा हूं, जब कोई ऑप्शन अपसारी चिंतन पर आधारित होता है तो वो सही होता है, और अभिसारी पर आधारित होता है तो वो गलत होता है। तो ये कौन सा है? अभिसारी चिंतन पर, क्योंकि केवल और केवल अनुशासन की बात की गई है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा पूरे तरीके से गलत हो जाता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। निर्धारित पाठ्यपुस्तक का मतलब उसके पास अपना कुछ नहीं होना चाहिए, है केवल पाठ्यपुस्तक से पढ़ा रहे हैं। तो केवल अगर पाठ्यपुस्तक का ही ज्ञान परीक्षित करना है तो बच्चे वो नहीं सीख पाएंगे जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। केवल सीमित ज्ञान होता है पाठ्यपुस्तक में। असीमित ज्ञान क्या है? पाठ्यपुस्तक के साथ साथ और एग्जाम्पल्स उन्हें देना और उदाहरण उन्हें देना, नई नई शिक्षण विधि यूज करना। बात समझे हैं? तो आपके नोट्स में है जहाँ पाठ्यपुस्तक आएगा वो ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। क्यों गलत है? दोनों चीजें मैंने बता दी आपको, थ्योरेटिकल भी और टेक्निकली भी। फोर्थ ऑप्शन, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ये क्या रहा है? दोहराना। दोहराने का मतलब रटना। तो दोहराना, रटना, ये सारे हमारे गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। क्या आप समझ पाए? पहला गलत था किसी का? हाँ, ये समझ में देखो, आराम के लिए जगह बनाना भले ही आपको समझ ना आया हो, लेकिन इलिमिनेट मेथड सबसे बेस्ट है। आपको देख लेना है कौन से ऑप्शन गलत हो सकते हैं, गलत छांटना है। जो समझ में नहीं आया कोई मतलब नहीं है उससे, बस आंसर वही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? अब यहाँ पर समृद्ध शिक्षा का मतलब समझ लो क्या है। समृद्ध शिक्षा का मतलब है कि एक शिक्षक बच्चों को सिखा पा रहा है या नहीं सिखा पा रहा है। जो शिक्षक सिखाना चाहते हैं वो सिखा पा रहे हैं या फिर नहीं सिखा पा रहे हैं। अगर बच्चे सीख रहे हैं यानी कि शिक्षा के उद्देश्य अगर पूरे हो रहे हैं तो उसका कक्षा समृद्ध है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें
कमी है। बात समझे? क्या कमी हो सकती है? हो सकता है शिक्षण विधि अच्छी ना हो इसलिए बच्चे सीख ना पा रहे हो, बच्चों के बैठने की व्यवस्था सही हो ना हो इसलिए से नहीं सीख पा रहे हो। मेरी बात समझे हैं? तो समृद्ध कक्षा किसे कहेंगे? जिसमें बच्चे आसानी से सीख पाए। दोबारा पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? फर्स्ट ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, है ना? बच्चों बच्चों थोड़ी आवाज कम। हाँ जी, तो ये क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक, सबसे पहले तो ये देखना है आपको जी कि जहाँ पे भी पाठ्य पुस्तक आएगा वो हमारा गलत होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक सबसे अंतिम चीज है। जब कुछ नहीं होता तब हम पाठ्य पुस्तक का यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, ये याद रखना आप। नहीं तो पूरी पाठ्य पुस्तक शिक्षक होता है, शिक्षक के अंदर ज्ञान होता है और उस ज्ञान को बच्चों के अंदर ट्रांसफर करना होता है शिक्षक को, और उस ट्रांसफर करने की जो विद्या से क्या कहते हैं? शिक्षण कौशल। बात समझे? तो पाठ्य पुस्तक जाएगा वो हमारा गलत होगा। सेकंड, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, खुली गतिविधि कोने हो और अपने विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य सामग्री की खुली अलमारी शेल्फ में रखे हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हैं। एक ऑप्शन छोड़ दिया शायद मैंने, है ना? हाँ, चलो पहले तीसरा ही पढ़ लो। तो सही बात है ना ये भाई, कक्षा ऐसी तो होनी चाहिए जहाँ खुली गतिविधि बच्चे कर सके, यानी कि स्वतंत्र महसूस करें, और जो उनके पढ़ने की पुस्तकें हैं, छोटे छोटे बाल साहित्य हैं, वो अपनी मर्जी से किसी भी टाइम उठा के उन्हें पढ़ ले। तो यहाँ बच्चों की तरफ की बात है, जहाँ बच्चों की तरफ की बात होगी वो ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अब दूसरा पढ़ो, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। आप प्रदर्शित का मतलब क्या है? जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं ना, वो बच्चे के पहुंच यानी कि बच्चे के दिमाग से परे की बात है, तो पढ़ा क्यों रहे फिर? अगर बच्चों के दिमाग से परे की बात है तो फिर पढ़ाना क्यों है? हमें तो वो पढ़ाना है ना जो उनके लेवल का है, लेकिन इसने बात किया बच्चों के दिमाग से परे की बात, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन देखो, अलमारी में अच्छी तरह संगठित संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार, कब? सप्ताह में एक बार बच्चों के लिए निकाला जाता है। अब बच्चे तो रोज स्कूल जा रहे हैं ना, तो सामग्री रोज निकलनी चाहिए ताकि वो रोज पढ़ सके और रोज सीख सके, लेकिन ये सप्ताह में एक बार निकाल रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही। क्या आप समझ पाए? देखो, साइकोलॉजी का कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। साइको का मतलब होता है गलत वाला गलत क्यों है, सही वाला सही क्यों है। बस यही अभी सारी चिंतन है, यही आलोचनात्मक चिंतन है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है इन चार ऑप्शन में से कौन सा? पहला, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनती है। अभी तो बताया ना मैंने, शिक्षक के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन जब कुछ ना हो तब पुस्तकों का यूज करते हैं शिक्षक। तो क्या कह रहा है? संसाधन रहित संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है पाठ्य पुस्तक। सेकंड, ये हो सकता है हमारा फर्स्ट। सेकंड, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो ये भी सही हो सकता है, जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन है ना और संदर्भ सामग्री है उसमें से एक है। थर्ड, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम के में एक रूपता बनाए रखती हैं। जो पाठ्य पुस्तक है ना, अगर वो अधिगम में एक रूपता बनाए रखेंगी तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? एक प्रैक्टिकल समझो। आप एक मूवी देख रहे हैं और उस मूवी में केवल और केवल लड़ाई लड़ाई है, पूरी मूवी में केवल फाइट ही फाइट, फाइट ही फाइट, तो बोर नहीं हो जाएंगे? और कोई ऐसी मूवी हो जिसमें मतलब बार बार दुख की बात बताई जा रही हो, दुख की बात बताई जा रही हो, तो भी बोर हो जाएंगे। कोई मूवी ऐसी है जिसमें हर हर चीज में रोमांटिक बात हो रही है, हर चीज में रोमांटिक बात हो रही है, तो भी बोर हो जाएंगे। किसमें नहीं होंगे? जिसमें सॉन्ग्स भी हो, दुख भी हो, लव भी हो, फाइट भी हो, इमोशंस भी हो,
गांव की बात भी हो, शहर की बात भी हो, तो ऐसी मूवी हमें बोर नहीं करेगी। समझ में आया? तो ये एक रूपता नहीं होगी। अब ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक ऐसे होने, अब इस पे आ जाओ ऑप्शन पे, कह रहा है कि वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम को एक रूपता बनाए रखती हैं। तो अधिगम एक रूप नहीं होना चाहिए। आप अपने नोट्स पढ़िए, उन्हें देखिए, उसमें हर राज्य की बात है या नहीं है, हर समुदाय आदिवासियों की बात है तो उद्योगों की भी बात है, गांव की बात है तो शहर की भी बात है ना, शहर की बात है तो कस्बों की भी बात है, इन्वेंशन की बात है तो खेती की भी बात है। समझ में आया? तो पुस्तक को एक रूप नहीं होना चाहिए, बल्कि पुस्तक के अंदर विभिन्न रूप समाहित होते हैं। क्लियर बात? तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये एक रूप बनाने की बात कर रहा है। कौन सा था ये? हाँ, तीसरा। फोर्थ, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों को और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। देखो, अध्ययन के बारे में शिक्षकों तक तो ठीक था, पाठ्य पुस्तक का माँ बाप से क्या मतलब? समझ में आई बात? पाठ्य पुस्तक का माँ बाप से तो कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत। एक तो इस वजह से गलत है ये, दूसरा शिक्षकों से भी कोई मतलब नहीं है पाठ्य पुस्तक का। समझिए आप, अगर पाठ्य पुस्तक ही शिक्षक को मार्गदर्शन प्रदान करेगी तो इसका मतलब यह है कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और जब शिक्षक पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो शिक्षक में अपना दिमाग नहीं है, और शिक्षक में क्या होना चाहिए? अपनी शिक्षण विधि और अपना दिमाग होना चाहिए। मेरी बात समझे? यही मनोविज्ञान है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स है, चाहे ये माता पिता भी नहीं आते, शिक्षक ही आते इस ऑप्शन में, तो भी ऑप्शन गलत था। बात समझे? अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, पहला और ये। अब दोबारा पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनती हैं। यही मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था, यही हमारा आंसर हो सकता है। समझ में आया? यही हमारा आंसर होगा। वे, सेकंड पढ़ो, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक तो हैं, लेकिन हम इन्हें तब यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता। देखो एक बार आंसर, हाँ फर्स्ट है ना। बात समझ में आई है? तो बस आपको तीन चार चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात, इलेमिनेशन, गलत वाले छांटने हैं, पॉजिटिव में सही वाला नहीं छांटना है। गलत छांट के अलग कर दो, जो बचा उसे पकड़ लो, वही हमारा आंसर। दूसरा, हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको दो ही चिंतन पर आधारित मिलेंगे, अपसारी अभिसारी। आपको अब अभिसारी वाला काट देना है, अपसारी वाला आपको चूज करना है। बस ये दो याद रखेंगे तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है? ये कह रहा है कि जो फ्रेमवर्क 2005 बनाया गया था वो किस चीज पे आधारित है, यानी कि कहां से प्राप्त किया अपनी समझ? पहला, संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखो पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि कॉन्सेप्चुअल। खाली कॉन्सेप्चुअल से तो कुछ नहीं होगा ना, प्रैक्टिकल भी तो होना जरूरी है उसके लिए, तो ये हमारा गलत हो जाता है। दूसरा, मानवतावाद। मानवतावाद का मतलब है, मानवता क्या है? इमोशन। तो कोई भी चीज इसलिए लागू नहीं करनी चाहिए कि किसी के इमोशन से जुड़ी है, प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। क्यों? अभी समझो। आप कोई एग्जाम देते हैं और आपके 81 नंबर, जैसे सीटेट के एग्जाम देते हैं आप, और आपके 81 नंबर आ जाते हैं, आप जाते हैं कि जी 100 नंबर चाहिए, बस पास कर दो, 82 चाहिए, तो वो इसलिए थोड़े रूल बदल देंगे अपने कि आपको एक नंबर की कमी, आप रो रहे हैं, चलो इमोशनली, चलो कोई बात नहीं आप पास हैं 81 पे, ऐसा होगा? नहीं ना, प्रैक्टिकल जरूरी है, उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए था एक नंबर के लिए भी। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, फिर किसे किसे पास करेंगे। बात समझे है ना? तो मानवतावाद इमोशंस है, इमोशन पर आधारित होकर एनसीएफ 2005 नहीं बनाई गई, तो ये भी हमारा गलत। थर्ड, व्यवहारवाद, ये हो सकता है। समझ में आई बात? ये व्यवहार ही तो है। एनसीएफ 2005 की बच्चों को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना है, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना है। समझ में आई बात? तो व्यवहारवाद हो सकता है, लेकिन हम सही नहीं करेंगे, पहले अगला ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं रचनावाद की। देखो रचनावाद का मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करना। रचना का मतलब क्या है? क्रिएट करना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज को क्रिएट करेंगे
तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और रचना करने का क्या मतलब है, आपने कोई एक्टिविटी की होगी, व्यवहार किया होगा, तो रचनावाद में दोनों चीजें आती हैं, संज्ञान भी व्यवहार भी। जबकि व्यवहार एक पक्ष से बात करता है, केवल व्यवहार, संज्ञान उसमें है नहीं। मेरी बात समझे हैं? तो रचनावाद में दोनों चीजें आती हैं, क्योंकि हम बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं, हम बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं, तो इसलिए रचनावाद इसमें बेस्ट आंसर हो जाता है और ये हमारा गलत हो जाता है। क्या आप समझ पाए? हाँ, हर एक क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझना जरूरी है, उसके बाद आपका ऑप्शन समझना जरूरी है। बार बार मैं इसी चीज पे जोर दे रहा हूँ बस। 5th क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, प्रेरित का मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोटिव, है ना। मोटिवेट बच्चों को समझा जा सकता है यदि इन 4 ऑप्शन में से क्या गजब कर दे बच्चे, है ना। इन 4 ऑप्शन में से क्या गजब बच्चे करें कि बच्चों को हम मोटिवेट समझें। अब पढ़ेंगे, देखो फर्स्ट ऑप्शन, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यहां बड़ी गहरी बात है ये समझना। मैंने आपको कुछ पढ़ाया और आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने ध्यान से पढ़ाया है, आप एक्टिव हैं और समझ पा रहे हैं, लेकिन जो चीज समझ में नहीं है उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आप सीखने के प्रति मोटिवेट हैं। भाई जो क्वेश्चन करेगा, पता नहीं है आपको, मैं किसी शिक्षक ने पूछा भी घर से कोई ये काम दिया है, कौन कौन करके लाया है, किसी को कोई दिक्कत आई, अगले दिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है, काम कोई करके नहीं लाया, करते तो दिक्कत होती है ना, किया ही नहीं तो क्या दिक्कत। सेम चीज, आप अगर क्वेश्चन पूछना ही पूछेंगे, इसका मतलब ये है कि आप एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है तो मतलब मोटिवेट नहीं है सीखने के लिए। और अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप एक्टिव हैं और आप मोटिवेट है सीखने के लिए। हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता है। सेकंड, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई शर्ट को दबा के आता है, कोई बाहर निकाल के आता है, तो जो दबा के आ रहा है अच्छी तरह से वही सीखेगा, वो नहीं सीखेगा जो बाहर है। बात समझे? जिसके बाल अगर उनने कंघी नहीं की है बालों में, तो क्या वो सीखेगा नहीं? वही सीखेगा जो सेंट वैंट डाल के और बाल चिपका के ऐसे फर्स्ट क्लास आता है। कैसा है? नहीं ना। हाँ, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, वर्दी से हमें कोई मतलब नहीं है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, क्या ये जरूर अनुशासन वाले गलत है, ये टेक्निकल पॉइंट है, आपको लिखवा रखा है। अब गलत क्यों है यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए आप, अगर कोई बच्चा, समझो बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे कि बातें भी करते हैं, क्लास भी कई बार बंक कर देते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, क्यों? अनुशासन का मतलब यहाँ पर एक अनुशासन नहीं है, वो भले ही स्कूल का अनुशासन तोड़ देते थे, लेकिन उनको दिया गया कार्य जो था ना वो कंप्लीट रखते थे, वो हमेशा वहां पर उस चीज को वो फॉलो करते थे। एक बच्चा चुपचाप बैठा है बिल्कुल अनुशासन में, ना शिक्षक से सवाल पूछता, ना इधर उधर जाता, कुछ भी, जरूरी नहीं है कि वो सफल हो। और एक बहुत बातें करते हैं सब कुछ, और ये जरूरी नहीं है कि जो बातें करता है वो सफल ना हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास भी होंगे यार, ऐसे ही देखते थे हम तो इसको, यही घूमता रहता था, कुछ दिन बाद नौकरी लग गया। अच्छा, होता है ना ऐसा? हाँ, और ये बात दिमाग में डाल लो, पढ़ाई में अनुशासन नहीं होता, पढ़ाई में स्व अनुशासन होता है, अनुशासन नहीं होता, इसलिए ये गलत है अनुशासन। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, समझो, अगर रोज कोई स्कूल आ रहा है और उसकी उपस्थिति कंप्लीट है 100%, तो इससे ये पता लगा सकते हैं आप कि वो मोटिवेट है। हो सकता है कि घर वाले उसे लट बजा के भेज रहे हो, चल स्कूल चल स्कूल चल स्कूल, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। तो जब जबरदस्ती भेज रहे हैं तो मोटिवेट कहाँ है? बात समझे हैं? हाँ, नियमित का मतलब नियम है ना, और नियम वाले गलत थे, वो कैसे भी आए, तो हमारा आंसर ये। क्या आप समझ पाए? हाँ, जो समझ नहीं आएगा वो पूछ लेना है आपको, ठीक है। और ऑनलाइन वालों, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है, शायद आपके कमेंट भी बहुत कम लिए जाए, लेकिन आप
जो ऑप्शन में पढ़ा रहा हूँ हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को बार बार देखिए और यहाँ पर लिख दिया गया है, इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तरीका है। ये शिक्षक बेस्ड क्वेश्चन है। शिक्षक को कहा जा रहा है कि आप बच्चों के अधिगम में सुधार कर सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से कैसे। समझ में आया क्वेश्चन? इन 4 ऑप्शन में से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चों के अधिगम यानी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। यह है फर्स्ट ऑप्शन। शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। समझो, मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको, उसमें आपकी वास्तविक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर आप बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, क्लास के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से, उनके जो घर के इन्वायरमेंट से, उनके आसपास के मोहल्ले के इन्वायरमेंट से जहाँ वो जीते हैं रहते हैं, उनसे जोड़ेंगे तो वो बच्चे ज्यादा और जल्दी सीख पाएंगे और वो ज्ञान स्थायित्व ज्ञान होगा। बात समझे हैं? तो ये ऑप्शन हमारा सही हो। हाँ, कि बच्चों को रटवा कर नहीं बल्कि उन्हें चर्चा कराकर सिखाया जाना चाहिए, है ना। तो ये है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। नेक्स्ट, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। देखो, नियमित मूल्यांकन तक तो ठीक था भाई, नियमित मूल्यांकन तो होना चाहिए ना। मूल्यांकन का क्या मतलब है कि ये देखना कि बच्चे सीख पाए या नहीं सीख पाए, तो ये तो नियमित होना चाहिए, क्योंकि अधिगम सतत यानी कि लगातार है, तो मूल्यांकन भी लगातार होना चाहिए। ये तो था ठीक, तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसने परीक्षा देके गलत कर दिया। यहाँ परीक्षा नहीं आना चाहिए, परीक्षा वाले ऑप्शन हमेशा गलत होंगे। फिर है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये बिल्कुल, ये सही बात है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये लगेगा आपको सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, जिस भी ऑप्शन में शिक्षक एक्टिव होगा और बच्चे इनएक्टिव होंगे, वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। ये व्याख्या करने के लिए क्या रहा है, टेक्निकल पॉइंट तो यह है, जहां पर भी व्याख्या बच्चों को समझाने के लिए व्याख्या, भाषण, निर्देश, ये सब आ जाएगा, वो हमेशा गलत होगा। अब ये क्यों गलत होगा? व्याख्या करने में शिक्षक एक्टिव है, बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, बच्चे ऊब जाएंगे क्योंकि बच्चों की तो कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन गलत होंगे जहां बच्चे इनएक्टिव होंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ शिक्षक केवल व्याख्या करके बता रहे हैं, जबकि बच्चों को क्या बता, कैसे करके सिखाना है जिसमें बच्चे भी एक्टिव रहें, ऐसी एक्टिविटी करानी है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। फोर्थ, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ये क्या जोर दे रहा है ना कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। टेक्निकल पॉइंट यह है कि जिस ऑप्शन पे जोर देगा वो हमेशा गलत होगा। अब समझिए ये गलत क्यों है। अगर कक्षा में शिक्षण सामग्री नहीं है तो मतलब शिक्षक पढ़ाएगा ही नहीं, शिक्षक पढ़ाएगा नहीं क्या? अगर कक्षा में सपोज करो कि बोर्ड ही खराब हो गया किसी वजह से, तो शिक्षक आके बैठ जाएगा चेयर पे, भाई आज बोर्ड नहीं है, मैं पढ़ा नहीं रहा, और जो आप अंताक्षरी खेल लो चलो, ऐसा करेगा शिक्षक? नहीं ना। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत है कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। अगर शिक्षण सामग्री नहीं होगी तो क्या पढ़ाएगा नहीं शिक्षक? पढ़ाएगा ना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमने 3 गलत कर दिए, ये हमारा आंसर। समझ पाए हैं? पक्का? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? यहाँ अनुशासन की बात कर रहा है। अभी मैंने बताया था कि शिक्षा में अनुशासन नहीं होता तो क्या होता है? स्व अनुशासन। मेरी बात समझे? शिक्षा में अनुशासन नहीं होता, स्व अनुशासन होता है। अनुशासन वाले सारे ऑप्शन गलत होंगे। अब पढ़ते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? फर्स्ट, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करवाना। रटने वाले गलत थे। फिर है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, देखो अनुशासन ये तो होता है
बच्चों को उनकी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। मॉनिटर का क्या मतलब है यहाँ पर? वो नहीं है मॉनिटर, एक बच्चे को जिम्मेदारी देना। देखो मॉनिटर का क्या मतलब है, अपनी एक ऐसी अपने आप को, मॉनिटर का ये मतलब है वो घर जाके कितनी कितनी देर कौन कौन से विषय को देगा और वो कैसे पढ़ेगा, सुबह को पढ़ेगा या शाम को पढ़ेगा, इन चीजों को मैनेज करने को मॉनिटर कहते हैं। बात समझे हैं? तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, एक बच्चे को खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने आप को मॉनिटर करे कि मुझे घर जाके पढ़ना है और जो स्कूल में मुझे काम दिया गया है, वर्क दिया गया है, होमवर्क दिया गया है, उसको मैं कंप्लीट करूं। क्या मेरी बात समझ पाए? यही कह रहा है सेकंड वाला ऑप्शन कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित का मतलब है कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि 2 दिन का काम छोड़ दे कि तीसरे दिन कर लेंगे। विनियमित का मतलब है जो वर्क दिया गया है वो रोज कंप्लीट करें। ठीक, फिर है तीसरा चुप्पी साधे रहना। अगर बच्चे चुप्पी साधे रहेंगे तो एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव। और बच्चों को क्या होना चाहिए? हाँ, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा गलत। फिर है शिक्षकों को निर्देश देने में, अनुशासन शिक्षकों को निर्देश देने में। अब मुझे एक बात बताओ, शिक्षक निर्देश दे रहे हैं तो एक्टिव कौन है? बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे एक्टिव है इनएक्टिव? तो बच्चे इनएक्टिव हैं इसमें, तो ये हमारा गलत हो जाता है और ये हमारा सही हो जाता है। समझे हैं? हाँ, बाद में भी अगर आपको कोई चीज इसमें समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को प्ले करके वहां से समझ सकते हैं दोबारा। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट, अनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुवंशिकता और पर्यावरण हमारा किस चीज में विकास करते हैं? बहुमुखी विकास। अनुवंशिकता का कितने % इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर? 20%। और पर्यावरण का 80%। यानी कि जो मुख्य भूमिका निभाता है हमारे विकास में वो कौन निभाता है? पर्यावरण। अब ये क्या रहा है कि अनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑप्शन उठाओ, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेक्निकल पॉइंट यह है कि इसमें केवल आया है, तो जहां केवल आएगा देखते ही गलत कर देना। लेकिन समझने वाला पॉइंट क्या है, ये क्या है कि पर्यावरण केवल भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? गेम्स इन्वायरमेंट में नहीं होते, आपकी शादी पार्टी ये सब इन्वायरमेंट में नहीं होती, यहाँ से भी तो हम सीखते हैं कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बस में कैसे जाना है, ट्रेन में कैसे जाना है, ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट होता है ना? खाना कैसे खाना है, समझ में आया? हाँ, किस मंदिर में जाएंगे तो कैसे जाएंगे और क्या पहन के जाएंगे, शादी में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या पहन के जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो कैसे एक्टिविटी करेंगे, चर्च में जाएंगे तो कैसे करेंगे, जैन मंदिर में जाएंगे तो कैसे करेंगे, बौद्ध मंदिर में जाएंगे तो कैसे करेंगे। ये क्या है? ये हम कहाँ से सीखते हैं? समाज से। लेकिन इसने तो खाली भाषा पे डिपेंड कर दिया, और जब भाषा पे डिपेंड कर दिया तो चिंतन अभिसारी, और अभिसारी चिंतन वाले हमेशा गलत करने हैं आपको। ठीक, तो ये गलत है। विकास के कुछ पहलू अनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सही है ना भाई? विकास के कुछ पहलू तो अनुवंशिकता से प्रभावित होंगे और कुछ पहलू इन्वायरमेंट से प्रभावित होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। नेक्स्ट, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। ये क्या रहा है कि सीखने की जो एबिलिटी है ना बच्चे की, वो जीन का मतलब अनुवंशिकता पे आधारित है। तो सही है कि गलत? क्योंकि इन्वायरमेंट पे आधारित होती हैं चीजें, अनुवंशिकता पर कम। इसने सारी चीजें अनुवंशिकता पर डाल दी, यानी कि एक पक्षीय बात कर रहा है, इसलिए ये गलत। फोर्थ, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अब ये एनवायरनमेंट की बात कर रहा है खाली कि अच्छा पौष्टिक आहार अगर देंगे तो जन्मजात जो बीमारी है ना वो खत्म हो जाएगी। कैसा है? हाँ, केवल एक पक्ष है बात, तो ये भी गलत। हमारा आंसर है ये। क्या आप समझ पाए? छाया जी, आप समझ पा रही हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। अब ये नेगेटिव आ गया क्वेश्चन, है ना, पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता, ये हमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये तो सही बात है क्योंकि पियाजे ने इन्वायरमेंट पर ही बच्चों के लिए विषय में बताई है बात, तो ये सही है। अब की बार हमें गलत वाला छांटना है, समझ गए। देखो जब क्वेश्चन नेगेटिव हो गया तो अब हमें सही वाले छांटने, तीन ऑप्शन, जो हमारा गलत होगा वो आंसर, ठीक, जो गलत होगा नेगेटिव में वो आंसर। हाँ, विकास गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ता है, विकास गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ता है, सही तो है। गुणात्मक चरणों में, गुणात्मक का मतलब है कि आप विकास की 4 अवस्थाएं थी ना, तो हर अवस्था में गुणात्मक रूप से आगे बढ़ता है, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, सही बात है, पियाजे ने कही थी ये बात कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये भी सही होना चाहिए वैसे पियाजे के अनुसार, लेकिन अभ्यास का दिनांक थॉर्नडाइक ने दिया था, है ना, अभ्यास वाला किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, लेकिन विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये सही है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये वाला सही हो जाता है और ये वाला गलत। देखो क्यों, अब गलत वाला ही हमारा आंसर है। इसकी 4 अवस्थाएं थी, सबसे पहली संक्रियात्मक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त और अमूर्त। जब यहां से चलेगा ना विकास, तो ये कहा कि गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ता है, यानी कि विकास एकदम से यहाँ जाएगा, फिर एकदम से यहाँ जाएगा, एकदम से यहाँ जाएगा, तो एकदम से तो नहीं आने का ना। इसकी जो चीजें हैं यहाँ से यहाँ तक रहेगी और इसकी भी यहाँ तक रहेगी, तो यानी कि अब इसकी वाली जो चीजें हैं वो यहाँ तक रहेंगी, लेकिन इसकी भी यहाँ तक रहेंगी, यानी कि ये अवस्था यहाँ से इसके आप से शुरू हो जाती है और ये अवस्था इसके आप तक रहती है, ये अवस्था इसके आप तक, ये अवस्था इसके आप तक, यानी कि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, ना कि गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब है आप इसको ऐसे समझो, जैसे इसमें कहा था कि 12 साल, 6 से 12 साल की होती है कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था, 6 से 12 साल की, लेकिन ऐसा नहीं होने का कि जैसे ही आपके 12 साल पूरे हुए और एकदम आप किशोर अवस्था में, ऐसा तो नहीं होने का, जबकि किशोर अवस्था 11 साल से आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है, यह है निरंतर। और गुणात्मक का मतलब जैसे ही 12 साल हुए अगले साल का हाय किशोर, हाय किशोर, आप किशोर अवस्था में आ गए, ऐसा तो नहीं होने का, बात समझे हैं। तो इसलिए गुणात्मक चरणों में विकास नहीं होता पियाजे के अनुसार, समझे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ये पूछ रहा है सीमा नहीं, यानी कि उसके बीच उसमें आते हैं वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक कौन सा था, पियाजे का दूसरा चरण, दूसरा चरण जो था पियाजे का वो 2 से 7 साल के अंदर था, यह पूर्व संक्रियात्मक चरण। वो कह रहा है कि सीमा नहीं है का मतलब इस चरण के बाहर की बात करेगा, इस चरण के बाहर कौन सा ऑप्शन है ये वो जानना चाह रहा है, क्लियर। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है अनुत्कर्मण्यता। अनुत्कर्मण्यता का मतलब है उस सिचुएशन पर पलट कर न जा सकना, तो 2 से 7 साल वाले बच्चों के अंदर होती है नहीं, 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, 1 घंटे बाद फिर एक जगह खेल रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि 1 घंटे पहले हमारी लड़ाई हुई थी, और वो तान्ने तुन्ने भी मार देंगे एक दूसरे को, चल ला मेरी चॉकलेट दी थी मैंने कल तुझे, मेरी मम्मी ने तुझे दिन 10 रुपए दिए थे, ला मेरे 10 रुपए दो मुझे, होता है कि नहीं होता है। तो 1 घंटे के बाद
वो वापस उस सिचुएशन पर नहीं जा सकते, उनकी लड़ाई हुई थी, क्या उन्होंने एक दूसरे को कहा था, क्या नहीं कहा था, वो फिर खेल रहे हैं एक जगह। तो होता है या नहीं होता इस अवस्था में? तो अनुत्कर्मण्यता होती है। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उनमें ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती तो फिर अनुत्कर्मण्यता क्यों होती? ध्यान ही तो नहीं है उन्हें इस चीज का। मेरी बात समझा है? तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, यहाँ पर सही वाला छांटना है। दूसरा ऑप्शन इसके बारे की बात कर रहा है। तीसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। बताया था ना आपको, 2 से 7 साल के बच्चे को अगर आप ये दिखाओगे थप्पड़, तो उसे पता है अगर ये यहाँ लगेगा तो चोट लगेगी, ये प्रतीक ही तो है थप्पड़। अब वो जो काम कर रहा है वो रुक जाएगा, उस काम को वो नहीं करेगा, क्योंकि प्रतीकात्मक विचार उसके अंदर यहाँ कॉन्सेप्ट में आ चुके हैं। दूसरा, आप कहेंगे अले 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 आजा आजा, तो अगर वो आपको जानता है ऐसा करते ही वो एकदम आप पे आ जाएगा। तो ये क्या है? प्रतीक ही तो है ये क्या है? प्रतीक। क्या प्रतीक है कि वो समझ गया कि आप उसे लेना चाह रहे हैं। तो होता है या नहीं होता है? तो ये भी होता है इसमें। फिर है अमान्यता। अमान्यता का मतलब यहाँ अहंकार नहीं है, इन वर्डों को समझ लो, ये कई जगह आपको मिलेंगे। अमान्यता का मतलब है केवल अपने बारे में सोचना। आप आइसक्रीम लेकर आए हैं आपने एक आइसक्रीम बच्चे को दे दी, एक खुद खा रहे हैं। आपने कहा बेटे से पकड़ो, मैं जरा फीते बांध लूं। अब आपकी नहीं है वो आइसक्रीम, अब वो उसे किया ना, मैं तो नहीं देता, मैं नहीं देने का, ये तो मेरी है। क्यों? केवल अपने बारे में सोच रहा है, बच्चों से कुछ कोई मतलब नहीं है दुनिया से। आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हैं, बच्चों को निकलते हैं लेके, पापा पापा वो गाड़ी, मम्मी वो गाड़ी, ये खिलौना। मम्मी पे वैसे ही पैसे कम है ना? श्रृंगार, मम्मी के श्रृंगार का सामान पूरा नहीं हो रहा है, बच्चे को खिलौना चाहिए, नहीं लेने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है मम्मी के पास पेमेंट है या नहीं है, उसे तो अपने आप से मतलब है, मुझे ये चीज चाहिए तो बस चाहिए। मेरी बात समझ पाए? यह है अमान्यता। अब एक लाइन में से क्या कहेंगे? केवल अपने बारे में सोचना। बच्चे केवल अपने बारे में सोचते हैं, यह है अमान्यता। इसे अहंकार नहीं कहेंगे, ये क्या है? अमान्यता। तो बच्चों के अंदर होता है नहीं होता है? तो ये वाली तीन चीज, ये वाली तीन चीज तो है इसके अंदर, और ये वाली चीज है बाहर, यानी कि दूसरा ऑप्शन बाहर की बात कर रहा है, यही हमारा आंसर है। क्या आप समझ पाए सब लोग? पक्का? पक्का? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अलावा। अब ये वाली बात याद रखना, अगर ये आपको ऑप्शन में मिल जाए के अलावा को छोड़कर, के बिना, नमस्ते जी, नमस्ते जी के बिना, के सिवाय, जहां पर भी ये मिल जाएंगे वो क्वेश्चन नेगेटिव होगा। कौन सा होगा? नेगेटिव। इनमें नहीं का यूज नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नेगेटिव होगा। ये क्या रहा है कि किसको छोड़कर, इसका मतलब क्या है? 3 होने चाहिए और एक नहीं होना चाहिए। नमस्ते। 3 होने चाहिए और एक नहीं होना चाहिए। क्लियर? इन्हें आप लिख सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। लिख लिया है सब? देखिए, तो ये क्वेश्चन है नेगेटिव, बात समझे हैं? ये क्वेश्चन नेगेटिव है। नेगेटिव में हमें क्या करना है? 3 सही करने हैं, एक गलत करना है। जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब पढ़ो जरा। किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो खेल जो है युवाओं के अंदर उनके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। कौन सा है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। इसका क्या मतलब है? एक अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्या एग्जाम्पल समझिए आप। वे नए कौशल सीखते हैं, आपने देखा होगा पहले, अब तो
सारी चीजें मॉडर्न हो गई। पहले क्या था कि बच्चों को जब छुट्टी होने वाली होती थी ना, तब बच्चों को छुट्टी के लास्ट में दौड़ाते थे कि सब बच्चों को उस पेड़ को हाथ लगा के आना है ना। और बच्चे जाते थे दौड़ के, फिर आते थे वापिस, और फिर उन्हें शिक्षक शाबाशी या फिर कुछ भी गिफ्ट देते थे। बात समझे? तो वो दौड़ना सिखा रहे हैं। वो क्या सिखा रहे हैं? दौड़ना। तो अब सब बच्चों में इतना स्टैमिना बन चुका है कि वो लंबी दौड़ दौड़ सकते हैं। अब ये चीज बचपन से ही उनके अंदर आ गई। आया टाइम 12वीं पास करके पुलिस में जाने का, तो अलग से तैयारी करने की जरूरत उन्हें नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो ऑलरेडी है। मेरी बात समझे हैं? अब किसी को स्विमिंग सिखाई जाती है, अब आ जाओ मॉडर्न वाले में, किसी को सिंगिंग सिखाई जाती है, किसी को स्विमिंग सिखाई जाती है, किसी को अदर गेम्स में डाला जाता है। तो जो जिस गेम्स में है उसे अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो रूटीन में है। बात समझे हैं? तो यही तो कह रहा है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। दोबारा पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करना। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो बचपन की दौड़ कब उपयोग की गई? जब मिलिट्री या पुलिस की तैयारी में दौड़ना था। मेरी बात समझा? तो सही बात तो है ये तो होता है। नेक्स्ट, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। समझो एक कोई जिम्नास्टिक है या गेम में, देखो जब हम गेम खेलते हैं तो गिरेंगे भी, यूं भी होंगे, यूं भी होंगे, यूं भी होंगे, यूं भी होंगे। समझ में आया? आप जा रहे हैं, फर्श गीला था और आप एकदम रिपट गए, लेकिन आपको इतनी गजब की प्रैक्टिस थी कि जैसे ही आप रिपटे तुरंत आपने पीछे ही रोक लिया अपने हाथ से, हैं, गेम की वजह से। लेकिन मैडम है अचानक से ऊपर सीढ़ियों से उतर रही थी, सीढ़ी पे इन्हें दिखाई नहीं दी, ईंट रखी थी, उस पर पैर टिक गया ऊंचा नीचा और बस लचका आ गया कमर में एकदम, और बस 3 दिन तक नहीं चल रही है मैडम। समझ में आई बात? क्योंकि गेम्स में अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त नहीं की थी इन्होंने। तो गेम्स क्या करते हैं? हमें अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करना सिखाते हैं। मेरी बात समझा? तो है या नहीं? मैं हर एक एग्जांपल आपको विद प्रैक्टिकल दे रहा हूं आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, ताकि आप अच्छे से सीख पाए। तो ये भी सही है हमारा ऑप्शन थर्ड। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये समझ लो आप। अभी मैंने एक बताया आपका एग्जांपल, जैसे कोई गिर रहा है तो एकदम से हाथ एकदम इतनी तेज हाथ चला कि, क्योंकि ये अभ्यास है, गिरा और एकदम से हाथ पीछे। इंद्रिय क्या है हमारी? हाथ ही तो है हमारे, ये हाथ ही तो हमारे, जो हमारी भुजाएं हैं इन्हें, ये भी इंद्रिय। एकदम से हमने पीछे हाथ रख लिया तो उत्तेजित। ये क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि गेम्स में इनकी इंद्रियां इतनी तेज काम नहीं कर पाई। बात समझे हैं? आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो चल रही हैं, बैक फ्लिप मारते हैं, फ्रंट फ्लिप मारते हैं और फिर ऊपर कूद के, कई बार वो ऐसे घूम जाते हैं। आप तो नहीं घूम सकते, क्यों? क्योंकि उनकी जो इंद्रियां है ना वो बहुत तेज काम कर रही है, वो हमें भी 3-4 बार घूम जाते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां उत्तेजित का मतलब है एक्टिव। उनकी इंद्रियां क्या है? एक्टिव। मेरी बात समझे है? हाँ। नेक्स्ट, तो ये भी सही है हमारा। नेक्स्ट, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। समय बिताने का एक सुखद तरीका है। हम गेम इसलिए खेलते हैं कि समय बिताने का सुखद तरीका है। आज के टाइम पे तो नहीं है ऐसा। चलो आज जब तक मोबाइल नहीं थे किसी के पास, तब तक समय बिताने का सुखद तरीका हो सकता था। आज इतना टाइम है किसी के पास कि वो समय बिताने के लिए खेले? आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ना सबसे कमजोर है, ये टाइम पास की बात कर रहा है, जबकि आपको अपना टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। हमेशा सीखते रहना है आपको, समय बिताने के लिए, यानी कि टाइम पास के लिए नहीं खेलना है। कुछ अच्छा करने के लिए, हर चीज एक्टिविटी कुछ अच्छा करने के लिए होनी चाहिए, कुछ सीखने के लिए होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। समझ पाए? तो जो ऑप्शन हमारा गलत है वो ये क्या है हमारा आंसर? बात समझा है? ये हमारा आंसर है। अभी कन्फ्यूजन हुआ, दूर हुआ है आपका? क्योंकि हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा याद रखना क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है
तो आप आंसर नहीं लगा सकते। फिर समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझो वो पूछना क्या चाह रहा है। और नई वाले में ज्यादा कंफ्यूजन होगा, नई वाले में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जब भी आपको लगे ना कि नेगेटिव है तो उसे अंडरलाइन कर दिया करो क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं हम यही भूल जाते हैं कि ये नेगेटिव था। होता है कि नहीं होता है? हाँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम यही भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चन नेगेटिव है। इसलिए कुछ टिक कर दिया करो उस पे। पेपर में तो आपको मिलेगा, जैसे नहीं है कोई तो बोर्ड लाइन मिलेगी नहीं के नीचे, तो वहां से आप पहचान सकते हैं कि ये नेगेटिव है, लेकिन इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने पर के लिए आमंत्रित करता है? क्वेश्चन समझो, ये तो है किताबी लैंग्वेज, क्वेश्चन को अपनी वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो बच्चों को ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगा, यानी कि कौन सा चिंतन, कौन सा चिंतन, अपसारी चिंतन। हमें छांटना है अपसारी चिंतन वाला ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये देखेंगे हम। फर्स्ट है, विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ये तो होना चाहिए, एक समस्या को हम विभिन्न तरीके से कैसे हल करेंगे, इसी में तो बच्चा सबसे ज्यादा सोचेगा कि नहीं सोचेगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। सेकंड, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो ये तो कम सोच वाला हुआ, ये तो वहां बोलेगा या फिर ना। बताया था ना विकल्प वाले ऑप्शन हमेशा गलत होंगे, तो इसके तो दो ही विकल्प हैं, ये तो हाँ बोलेगा या फिर, तो विकल्प वाले हमेशा गलत, तो ये गलत हमारा। फिर है, सही जवाब क्या है? मैं आपका नाम पूछ रहा हूं, क्या आपका नाम क्या है? इन्होंने कहा सरिता। कल तो आपने कुछ और बताया था, सही जवाब बताओ। तो एक ही वर्ड का तो आएगा सही जवाब, तो एक वर्ड में ज्यादा सोचेंगे कम, कम, तो बस कम सोचने वाले गलत। फिर है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? उसी तरह की स्थिति के बारे में सोचना है, तो अलग से तो सोचने की जरूरत नहीं है ना, वैसा ही सोचवा रहा है जैसे पहले। तो आप पहले वाले में ज्यादा सोचेंगे या लास्ट वाले में? पहले वाले ऑप्शन में आप ज्यादा सोचेंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला हमारा सही हो जाता है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। समझ आया है? घर दोबारा से ये क्वेश्चन करने आपको एक बार करने यहीं तक है, 12 तक ही करने, 12 तक ही हैं। ठीक, जो पहले वाला कराया था वो भी कर लिया होगा आपने, किया था कर घर जाके? हाँ, वो भी करना है। और ऑनलाइन वालों, कमेंट आपके कोई नहीं देखेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर ऑप्शन का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। हाल तो आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और वहां पर साइकोलॉजी की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 7983288842 व्हाट्सअप नंबर है ये पीडीएफ में मिलेंगे आपको ओनली 50 रुपीज। 50 रुपीज में आप ये नोट्स ले सकते हैं। सबसे पहले आप मैसेज करेंगे, फिर मैं आपको एक नंबर दूंगा जिसमें आपको 50 रुपीज डिपॉजिट करने हैं। फोन पे या गूगल पे से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको जिस नंबर से आप करेंगे स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। पीडीएफ से पढ़ेंगे तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बना बनाया है, बस आपको वीडियो देखते रहना है। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, थैंक यू।